तो दोस्तों वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में हम काफी सारी नई चीजों के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन तरीके से सब कुछ सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अपना अटेंडेंस मार्क कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई एम फॉलोइंग दिस वीडियो एंड दिस एंटायर कोर्स प्लेलिस्ट। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके का रिस्पॉन्स है। अगर इस वीडियो या इस कोर्स के बारे में कोई भी आपको फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स पे एक्ट भी करता हूं। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है आपकी आवाज मुझ तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी तक अगर आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि यही इस कोर्स की फीस है। दोस्तों ये कोर्स फ्री में है, लेकिन एक फीस है यहाँ पर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मैं कम्युनिटी में यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूँ तो वो भी आप तक पहुंचती रहे, अदरवाइज आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओ। ठीक है, अगर मैं कुछ पोल्स रन करूँ, कुछ मुझे पूछना है, कुछ फीडबैक लेनी है, तो ये सारी कम्युनिटी टैब्स में मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस करनी है। याद रखिएगा ये कोर्स की फीस है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो देखिए लिख तो दिया है मैंने, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे, तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मुझे पता चलता है कि कौन कौन इस वीडियो को फॉलो कर रहा है और कैसा रिस्पॉन्स है। तो उस तरीके से उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि मुझे और वीडियोस लानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया अटेंडेंस की बात। अब बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्टडी प्लान शेयर कर दिया है। ठीक है, और स्टडी प्लान और ये जो रिसोर्सेज मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसका मुझे काफ़ी बढ़िया फीडबैक आ रहा है। काफ़ी लोगों को ये हेल्प कर रहा है। काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल लग रही है। ठीक है, तो जितना भी आप लव शोकेस कर रहे हो, कमेंट्स में मुझे मैसेजेस कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो स्टडी प्लान जो है उस पर मुझे काफ़ी बढ़िया फीडबैक मिली है। स्टडी प्लान काफ़ी हेल्पफुल रहा है। स्टडी प्लान अगर आपको नहीं पता क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है। ये एक तरीके की शीट है, गूगल स्प्रेडशीट, जिसमें कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ए डेली स्टडी प्लान मैंने बनाई है और ये जो लर्नर्स है कोर्स के उनके साथ शेयर की है। तो देखिए ऐसी कुछ शीट दिखती है। तो यहाँ पर देखिए नीचे टैब्स है, यहाँ पर आपको कोर्स का पूरा प्लान मिल जाएगा, किस तरीके से ये कोर्स फ्लो होने वाला है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस कोर्स को मैं एक लाइव बूट कैंप की तरह कंडक्ट कर रहा हूँ, जहां पर डेली क्लासेस मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली वीडियोस पब्लिश करूँ और इस कोर्स को खत्म करूँ। 100 दिनों का ये कोर्स है। ठीक है, टेक स्टैक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर टेक स्टैक ये सारी यूज हो रही है। ठीक है, फीस वगैरह सब कुछ लिख दिया है मैंने। फीस वैसे कुछ है नहीं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बस वही फीस है। उसी से हमें खुशी मिल जाती है, वही हमारी करेंसी है। ठीक है, डेली स्टडी प्लान को शेयर किया जो काफी हेल्पफुल रहा है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक है, इसको बुकमार्क कर लीजिए। और देखिए ये सारे वीडियोस इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। अभी तक 3 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन और वीडियोस भी पब्लिश हो रहे हैं, तो उनकी सारी लिंक्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर नोट्स के बारे में भी अपडेट्स दिया जा रहा है कि नोट्स अवेलेबल है या नहीं, किन वीडियोस के नोट्स प्रिपेयर्ड है। तो मैं आपको बता दूं, गिटहब रेपो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोर्स नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जैसे ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो ये एक तरीके से सेंटर प्लान है। ठीक है, ये शीट जो है सेंटर ऑफ द कोर्स है। ठीक है, इस शीट को अगर आप रेफर करते हो तो आप बढ़िया तरीके से कोर्स को फॉलो कर पाओगे, प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्क्रिप्शन को आप प्रॉपरली रेफर कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल देता हूँ जिससे आपको मदद हो जाती है। जैसे कि गिटहब रेपो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कोर्स नोट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, स्टडी प्लान की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं वीडियो के दौरान आपको सिखाते वक्त शोकेस करता हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उसको रेफर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। ठीक है, गिटहब रेपो को भी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि गिटहब रेपो को आप तभी यूज कीजिए जब आप कहीं पर स्टक हो जाए। ठीक है, देखिए आप कोड कीजिए मेरे साथ, वीडियो को देखते देखते मेरे साथ कोड कीजिए। मैं अगर कुछ एग्जाम्पल टाइप कर रहा हूँ, आप भी टाइप कीजिए। उसी तरह से सीखोगे आप और उसी तरह से आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होगा। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, तो अगर आपको देखना है कि ये कोड तो नहीं चल रहा है, मैंने क्या लिखा है वीडियो में, तो आप गिटहब रेपो पे जाके वो कोड को चेक कर सकते हो। ठीक है,
गिटहब रेपो को डाउनलोड करके ऐसे ऐसे वीडियो देखना ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखते रहोगे सिर्फ वीडियोस, खुद से कोड नहीं लिखोगे तो बस फिर देखते ही रह जाओगे, ठीक है, कोड कभी नहीं लिख पाओगे। कोड लिखना जरूरी है, ठीक है, और इसीलिए ये कोर्स मैंने काफी हैंड्स ऑन तरीके से बनाया है, ठीक है, तो ये काफी जरूरी हो जाता है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई अटेंडेंस, स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बात। एक और चीज मैं कहूँगा, अगर आप लिंक्डइन वगैरह पर है तो जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको ना पब्लिकली शेयर कीजिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो पब्लिकली शेयर करते हैं कि आज का मेरा प्लान है मैं कलेक्शन सीखूं, आज का मेरा प्लान है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक प्रोजेक्ट बनाऊं, आज का मेरा प्लान है मैं स्प्रिंग बूट सीखूं और उसमें ये प्रोजेक्ट बनाऊं, और डेली वो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस भी पोस्ट करते हैं। तो इसे कहते हैं पब्लिक लर्निंग। पब्लिक लर्निंग से क्या होता है, आपके माइंड के पीछे एक सोशल प्रेशर आ जाता है कि मैंने पब्लिकली सबको बोला है तो मुझे करना होगा, ठीक है, और आप कर जाते हो वो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई बढ़िया सी प्रोजेक्ट बना देते हो, जैसे हम इस कोर्स में बनाने ही वाले वैसे भी, आप उसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह पर। एक तरीके से वो आपका शोकेस हो जाता है। और अगर आपके नेटवर्क में, आपके कनेक्शंस में कोई रिक्रूटर वगैरह है, कोई फाउंडर है और वो एक डेवलपर को देख रहा है वही टाइम पर, तो हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी के लिए रीच आउट भी करे, ठीक है, तो इससे अपॉर्चुनिटीज भी काफी खुल जाती है। तो पब्लिकली लर्निंग या पब्लिक लर्निंग इसे कहते हैं, ये काफी हेल्पफुल चीज है जहां पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको शेयर करते हो डेली। तो मैं वो काफी रेकमेंड करूंगा, और अगर आप ये करते हो तो मुझे जरूर टैग कर दीजिएगा, मैं उस पर कमेंट और लाइक कर आपकी रीच भी बढ़ाऊंगा, मेरे नेटवर्क में भी रीच होगी, ठीक है। तो मैंने मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आपको इस चैनल के अबाउट पेज में भी मेरी लिंक्डइन की ये मिल जाएंगी प्रोफाइल की लिंक, ठीक है। तो इससे आपका रीच बढ़ जाएगा, और आपको अगर मेरे नेटवर्क में कोई रिक्रूटर्स है जो हायर कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे कि अच्छा ये बंदा डेली पोस्ट करता है, ये कुछ सीख रहा है, ये बना, अच्छा इसने प्रोजेक्ट भी बना लिया, इसको मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों से पोस्ट कर रहा है और अभी इसके पास एक प्रोजेक्ट भी है, इसका मतलब ये सीरियस है, ही इज ऑन टू समथिंग एंड प्रॉब्ली आई शुड ऑफर हिम समथिंग। तो ऐसी चीजें होती है, मैंने होते देखी है और इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वैसा नहीं सोचेगा, लेकिन इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक काफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बोलना था आपको। तो बस वही आज का जो वीडियो है काफ़ी नॉलेज पैक्ड है, हैंड्स ऑन है, तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए या वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ORM के बारे में, और सबसे पहले देखिए ORM के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो होती है बिना ORM के, और ORM कौन से गैप्स को फिल करता है। इस तरीके से आपको ORM की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और याद भी रहेगा कि ORM हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी सबसे पहले तो बात करते हैं JDBC के बारे में, ठीक है। तो देखिए जब स्प्रिंग बूट, ORM टूल्स, हाइबरनेट ये सब नहीं थे तब JDBC से काम चलता था, ठीक है। अब JDBC में होता क्या है, वहाँ पे काफ़ी सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना होता है। तो एक मैं स्नैपशॉट ऐड कर देता हूँ अगर आपको JDBC कोड होता क्या है ये बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जावा में JDBC कोड लिखा जाता है, जहाँ पर आप एक रॉ क्वेरी लिख रहे हो, तो आप कह रहे हो सिलेक्ट ID नेम ईमेल फ्रॉम यूजर्स, ये यूजर टेबल है जहाँ पर मुझे ये ID से फिल्टर करना है, ठीक है। ये आपने रॉ SQL क्वेरी लिखी है जावा कोड के अंदर और उसे आपने क्रिएट किया है और एग्जीक्यूट किया है, और वहां से जो भी आपको रिजल्ट सेट आ रहा है उसके थ्रू आपने ये जो डेटा आपको मिला है डेटाबेस से, उस डेटाबेस को आप ऑब्जेक्ट में मैप कर रहे हो। तो देखिए आपके पास मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर आपके पास एक यूजर टेबल डेटाबेस में है, यूजर इन डेटाबेस, ठीक है। ये यूजर टेबल डेटाबेस में है और यूजर है आपके पास एक क्लास जो कि जावा में है, ठीक है। ये जावा कोड है, ठीक है। तो यूजर टेबल डेटाबेस में है और यूजर क्लास जावा में है, दोनों ही यूजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन का, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन का दोनों ही हिस्सा है, करेक्ट। ये हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है और ये क्लास में, करेक्ट। तो अब क्या होगा, आप जब कभी भी एप्लीकेशन पर काम करते हो तो आपको ऐसी ज़रूरतें आएंगी जहां पर आपको यूज़र को फेच करना है डेटाबेस से, जैसा मैंने यहाँ पर किया है, और फिर
उसको ऑब्जेक्ट में मैप करना है। तो जो मेरी ऑब्जेक्ट है, यूजर की एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, और जो भी डेटा मुझे डेटाबेस से आया है वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं वो डेटा को ऑब्जेक्ट में स्टोर करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट काफी बार आएगी और ये काफी कॉमन सिनेरियो है जहां पर डेटाबेस से हमें जो भी मिल रहा है हम उसको एक नेटिव जावा क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसको प्रोग्राम में लिख पाए, लॉजिक में इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट है, इससे क्या है, देखिए एक तो बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो रहा है, तो आपको बार बार एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है, किसी भी डेटाबेस से बात करने के लिए बार बार एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। और ये देखिए इतनी लाइन का कोड आपको लिखना है। अब टेबल बड़ी है तो यहाँ पर देखिए 2 ही कॉलम्स मैंने बताया, 2 कॉलम को आप स्टोर कर रहे हो यूजर के ऑब्जेक्ट में, और 20 कॉलम की टेबल है, 50 कॉलम की टेबल है, तो इमेजिन कर लीजिए कितना बॉयलर प्लेट कोड है। और ऐसे कोड मैंने किया है बाय द वे अर्ली डेज में, लेकिन मुझे पता है काफ़ी कितना कॉम्बजम होता है, ठीक है। आजकल के डेवलपर्स को शायद नहीं पता होगा, बट ये काफ़ी कॉम्बजम होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ मैन्युअली करना पड़ रहा है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ। प्रॉब्लम्स है बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब क्या है? बॉयलर प्लेट कोड का मतलब है बहुत सारा कोड जो रिपीट होता है, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड, उसके बाद में आपके पास है मैनुअल मैपिंग, ठीक है। दूसरा है एरर प्रोन हो सकता है ये, क्योंकि एरर्स काफ़ी आ सकते हैं। अगर आपने छोटी सी भी आईडी, यहाँ पर जो फील्ड आप लिख रहे हो, आईडी के बजाय आपने एक आईडी में फुल स्टॉप भी डाल दिया या गलत स्पेलिंग लिख दी, कुछ भी यहाँ वहाँ कर दिया, तो आपको एरर आएगी और एरर ढूंढने में थोड़ा दिक्कत भी होगी, थोड़ा टाइम भी जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर आपका स्कीमा चेंज होता है, स्कीमा मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो एक कोड में आप जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ सब जगह आपको मॉडिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने नेम फील्ड है डेटाबेस में, टेबल में, यूजर टेबल में, वो डीबी में आपने नेम फील्ड को फर्स्ट नेम कर दिया, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहीं पर मेरी स्क्रीन पर ही 2 जगह पर चेंज दिख गए हमें, ठीक है। अगर आपने 20 जगह इस कोड को यूज़ किया रहेगा तो 20 जगह चेंज होगा, ठीक है। तो जो इवोल्यूशन है कोड का, हार्ड टू इवॉल्व लिख देता हूँ, हार्ड टू इवॉल्व, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कत आती है इस कोड के साथ। तो अब होता क्या है, देखिए इसका सोल्यूशन जो था, इसका सोल्यूशन था ORM, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ORM। अब ORM जो है वो करता क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो ORM का जो फुल फॉर्म है तो वो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये है ORM की फुल फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब ये करता क्या है, तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली डेटाबेस टेबल को जावा ऑब्जेक्ट्स में मैप कर देता है। तो यहाँ पर ये डेटाबेस टेबल्स है यूजर की, और आपके पास यूजर की क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो ये जो मैपिंग है ये ऑटोमेटिकली कर देता है और आपको एसक्यूएल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डेटाबेस से क्लास का जो काम है, डेटाबेस से ऑब्जेक्ट का जो काम है, और ऑब्जेक्ट से डेटाबेस का जो काम है, ये ORM के थ्रू काफ़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। और बिहाइंड द सीन्स ये क्या करेगा, मैं आपको और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये एसक्यूएल जनरेट करेगा, एसक्यूएल जनरेशन ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैपिंग, दोनों तरफ से मैपिंग कर देगा डेटाबेस के ऑब्जेक्ट, डेटाबेस के टेबल्स को ऑब्जेक्ट्स में, और जावा कोड के ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के टेबल्स में, ये मैपिंग हो जाएगी। एसक्यूएल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और सारे जो ऑपरेशंस है उसको भी ट्रांसलेट कर देगा, जैसे कि आपको इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली। तो एक हिसाब से ये आपकी जावा की जो कोड है और डेटाबेस की जो टेबल्स है उसमें लिंक बना देता है, आसान सी लिंक, जिसके जरिए आपको बॉयलर प्लेट या ऐसा बॉयलर प्लेट कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इससे बेनिफिट ये है कि देखिए ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, यहाँ पे हमने जो दिक्कतें लिखी थी बॉयलर प्लेट कोड, ये जो इश्यूज थे ये चले जाते हैं। जैसे कि बॉयलर प्लेट कोड अब हट गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यूज़र को सेव करना है, तो मैं बता दूँ, यूज़र को सेव करना अगर ORM की मदद से, तो आपको सिर्फ सेव मेथड को कॉल करना है, और जैसे ही आप सेव मेथड को कॉल करते हो तो आपका जो यूज़र है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान है। लेकिन अगर आप ORM का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको ऐसी इंसर्ट क्वेरी बनानी पड़ेगी, इंसर्ट, और सब कुछ कॉन्कैटिनेट करना होगा यहाँ पर, फिर स्टेटमेंट बनाओ, फिर सब इंसर्ट करो, फिर कितने रोज इंसर्ट हुए वो एक लो रिजल्ट सेट में उसका आउटपुट मिलेगा, और फिर उसको प्रिंट करो। थोड़ी लंबी जर्नी है, लेकिन ORM की मदद से आप सिर्फ सेव करते हो। अगर आपको डेटा फेच करना है तो आपको मेथड्स मिल जाते हैं, जैसे कि फाइंड, और एक मिल जाता है फाइंड ऑल, ऐसे मेथड्स मिल जाते हैं। सारे डेटाबेस के रोज निकालने हैं तो फाइंड ऑल करके एक मेथड है जो मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे सारे इजी मेथड्स होते हैं जो आपको डेटा रिट्रीव करने में मदद करते हैं।
मैपिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो डेटाबेस में जो टेबल्स है उससे मैप हो जाते हैं जावा के ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। टाइप सेफ्टी रहती है, क्लीनर कोड रहता है, कैशिंग वगैरह सब कुछ मैनेज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो दिक्कतें वैसे आती नहीं है। और देखिए इसके अलावा ना, ये कोड आसान लिखने के अलावा और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, वो भी आसानी से हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए जेडीबीसी में आपको काफ़ी सारा कोड लिखना होगा, लेकिन जब आप ORM टूल का इस्तेमाल करते हो, ORM का इस्तेमाल करते हो, तो काफ़ी आसानी से एक एनोटेशन की मदद से, सिर्फ एक एनोटेशन की मदद से आप ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस डिफाइन कर सकते हो, और ट्रांजैक्शन के जो ऑपरेशंस है जैसे कि रोल बैक, कमिट, ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से मैनेज हो जाती है। अब आप अगर जावा के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, स्प्रिंग बूट में स्पेशली, तो आपको कुछ टर्म्स काफ़ी सुनाई देंगे, ठीक है। उन टर्म्स को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला टर्म आपको सुनाई देगा वो है JPA, ठीक है। JPA का मतलब है जावा परसिस्टेंस API, ठीक है। और दूसरी जो है हाइबरनेट, ठीक है। हाइबरनेट का मतलब है, हाइबरनेट का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो डेफिनेशन देखिए, जावा परसिस्टेंट API और इसको जकार्ता परसिस्टेंस API भी कहते हैं। तो जकार्ता इसका नया नाम है, जकार्ता परसिस्टेंस API, इसको रीनेम किया गया था। तो जावा परसिस्टेंस API भी आपको ऑनलाइन दिखेगा, जकार्ता परसिस्टेंस API भी आपको दिखेगा ऑनलाइन, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो JPA का मतलब क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो हाइबरनेट की बात करता हूँ मैं। हाइबरनेट को ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि हाइबरनेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हाइबरनेट क्या है, सबसे पहले हाइबरनेट एक तरीके का ORM टूल है। तो ORM जो कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, तो हाइबरनेट एक तरीके का ORM टूल है जिसकी मदद से हम जावा ऑब्जेक्ट्स को मैप कर सकते हैं डेटाबेस में जो टेबल्स है उससे, और जो ऑपरेशंस है जैसे कि सेव, फाइंड ऑल, ये सारे हमें हाइबरनेट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और काफ़ी आसानी से आप डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो। आपको ऐसी क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप एज ए जावा डेवलपर क्वेरीज लिखने लग जाओगे अपने जावा कोड में, तो आप गलतियाँ काफ़ी करोगे। डेटाबेस स्ट्रक्चर चेंज होगा तो क्वेरी सब जगह एरर देगी, और फिर वो एरर जाके ढूंढो, और आपको ऐसा आईडी एरर नहीं देगा। इंटेलिजे या इक्लिप्स आप यूज़ करो तो आपको आईडी में एरर नहीं आएगा, क्योंकि आईडी को तो पता ही नहीं है कि ये जो फील्ड है डेटाबेस में, अगर ये फील्ड है नेम, ये तो स्ट्रिंग है आईडी के लिए, करेक्ट है, आप स्ट्रिंग बना रहे हो। तो अगर नेम का फर्स्ट नेम हो चुका है डेटाबेस में या टेबल में, तो आईडी को तो पता ही नहीं होगा। तो ये रन करने पर वो फंक्शनैलिटी, वो कोड एग्जीक्यूट होने पर आपको पता चलेगा कि ये इशू हुआ है, यानी कि ये टेबल का जो कॉलम नेम है ये रीनेम हुआ है, तो मुझे यहाँ पर चेंज करना चाहिए, और कहाँ कहाँ चेंज करना है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दिक्कत काफ़ी आ जाती है इससे। तो हाइबरनेट क्या करता है, लाइफ को आसान कर देता है। ये एक तरीके का ORM टूल है। इसके अलावा और बहुत सारे ORM टूल्स है, जैसे कि एक्लिप्स, लिंक, ओपन JPA, ऐसे सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन हाइबरनेट को बहुत पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइबरनेट काफ़ी पॉपुलर है अमंग्स जावा डेवलपर्स। अभी JPA क्या है, JPA का मतलब है जावा परसिस्टेंस API या तो जकार्ता परसिस्टेंस API। ये ORM टूल नहीं है, ये ORM टूल नहीं है, ये एक हिसाब से स्पेसिफिकेशन है, एक हिसाब से स्पेसिफिकेशन है, जिसमें आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड सेट ऑफ एनोटेशंस, इंटरफेसेस, ठीक है, जो ORM टूल्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एक हिसाब से JPA की मदद से स्पेसिफाई करते हो कि कौन से जावा ऑब्जेक्ट्स को या कौन सी जावा क्लासेस को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, ये JPA की मदद से आप स्पेसिफाई करते हो। और हाइबरनेट जो कि ORM टूल है, उसको देखकर वो ट्रांसलेट करता है टेबल्स और इसमें। तो काम एक्चुअली हाइबरनेट करता है, और JPA सिर्फ एक हिसाब से स्पेसिफिकेशन है, या एक हिसाब से स्टैंडर्ड है समझ लो, जिसको आप फॉलो करते हो अपने कोड में, ठीक है। तो JPA डिफाइन करता है हाउ, और हाइबरनेट करता है एक्चुअल काम। JPA सिर्फ हाउ डिफाइन करता है, ठीक है, वो डिफाइन करता है कि किस तरीके से आप जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल में मैप करना चाहते हो। तो मान लीजिए एक हिसाब से आपने क्लास बनाई है, ठीक है, मान लीजिए यूज़र क्लास बनाई है। अब यूज़र में ID फील्ड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक यूज़र क्लास, ठीक है, ये यूज़र क्लास है। अब इसमें मैंने बनाई है एक ID करके एक लॉन्ग फील्ड, ठीक है, इसमें। अब ये क्लास, ये जो फील्ड है, ये मुझे चाहिए एज ए प्राइमरी की इन द डेटाबेस, तो ये मैं JPA की मदद से मेंशन कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये यूज़र की जो क्लास है इसका भी एक टेबल बन जाए, ठीक है, इसका भी एक टेबल बन जाए डेटाबेस में, तो ये मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ JPA की मदद से, ठीक है। तो ये है ORM का कॉन्सेप्ट, हाइबरनेट का कॉन्सेप्ट और JPA का कॉन्सेप्ट। हाइबरनेट JPA अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ऐसे घबराइएगा नहीं, आगे चल के हम जब हाइबरनेट वगैरह सब चीज़ इस्तेमाल करोगे
इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तब आपको ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन क्लियर तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल ORM का मतलब क्या होता है, ORM किस दिक्कतों को या किन इश्यूज़ को सॉल्व करता है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, और ये इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट भी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, मैं डायरेक्टली हाइबरनेट को इस्तेमाल करके बता देता था आपको। जनरली ऑनलाइन जो आप वीडियोज़ देखोगे, ट्यूटोरियल्स जो फ्री ट्यूटोरियल्स होते हैं या पेड, काफ़ी जगह तो पेड ट्यूटोरियल में भी मैंने देखा है कि डायरेक्टली हाइबरनेट को इस्तेमाल करके बता दिया गया कि इस तरीके से काम करता है, ऐसे इस्तेमाल करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये समझाऊँ कि ORM टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ORM एज अ कॉन्सेप्ट, ये देखिए ORM जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ जावा रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इन जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। आप अगर पाइथन में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको ORM समझ में आएगा, ORM सुनाई देगा। जैसे कि Django वगैरह फ्रेमवर्क्स का अगर इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर भी ORM करके चीज़ें होती है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड है, और हाइबरनेट जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजी है जो ORM टूल है और जो JPA का इम्प्लीमेंटेशन है एक हिसाब से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर रहा और आपको जो ORM टूल्स वैल्यू प्रोवाइड करती है वो समझ में आई है। तो एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता था यहाँ पर, जो कि है डिस्टिंक्शन, कि बिना ORM आपकी लाइफ कैसे होती है और विद ORM आपकी लाइफ कैसे होती है अगर आप ORM टूल इस्तेमाल करते हो, जैसे कि हाइबरनेट। तो देखिए, यहाँ पर कुछ सिनेरियोज है, टास्क, और विदाउट ORM कैसे होगे वो, और विद ORM कैसे होगे, इससे आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो यूज़र को, ठीक है, तो विदाउट ORM आप इंसर्ट क्वेरी लिखोगे मैन्युअली। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो एग्जाम्पल है, ये सिलेक्ट क्वेरी मैंने लिखी क्योंकि मैं फैच करने का एग्जाम्पल है। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी होगी और उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। तो मैन्युअली इंसर्ट क्वेरी लिखना जरूरी है विदाउट ORM, लेकिन विद ORM आपने सेव और यूजर को पास कर दिया। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट, इसको आपको सेव करना है डेटाबेस में। आपने सिर्फ सेव और यूजर ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया और वो सेव हो गया डेटाबेस में एज ए कॉलम, सॉरी एज ए रो, वो इंसर्ट हो गया। ठीक है, गेट ऑल यूजर्स करना है आपको, तो आप सिलेक्ट लिखो और फिर मैप करो रिजल्ट सेट की मदद से मैन्युअली, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन अगर आप ORM का इस्तेमाल करते हो तो आपको करना है फाइंड ऑल। ये मेथड कॉल कर दीजिए, फाइंड ऑल, आपको लिस्ट मिल जाएगी यूजर्स की, उसको आप ले लीजिए, लिस्ट ऑफ यूजर्स, और फिर उसको आपको जावा में जो करना है आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि फाइंड ऑल मल्टीपल यूजर ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा अगर आप यूजर के साथ काम कर रहे हो तो। यूजर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई भी टेबल हो सकती है, ऑर्डर, कार्ट, कोई भी टेबल हो सकती है। ठीक है, हैंडल रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स को अगर आपको हैंडल करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स जॉइन ऑपरेशंस लिखने होंगे, नेस्टेड लूप्स लिखने होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड हो जाता है और कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक भी छोटी सी गलती हो गई आपको समझ में ही नहीं आता है कि इशू कहाँ पर है। लेकिन ORM को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप सिर्फ एनोटेशन लिख दीजिए, 1 to many, many to 1, और इसकी मदद से जावा कोड में तो मैपिंग होती ही है, लेकिन डेटाबेस लेवल पर भी रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाते हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सारे रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाते हैं। स्कीमा चेंजेस अगर कोई होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी आपने यहाँ पर क्वेरी लिखी हुई है, ये सिलेक्ट ID नेम, मान लीजिए नेम का जो फील्ड है उसका कॉलम नेम चेंज हो गया डेटाबेस में, वो हो गया फर्स्ट नेम। तो अब आपको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ ये टेबल की क्वेरी लिखी हुई है आपको वहाँ जाकर ये जो कॉलम का नेम है उसको अपडेट करना होगा। ठीक है, लेकिन ORM में ऐसा नहीं होता, ORM में ऑटो अडाप्ट हो जाता है, और जो माइग्रेशन है वो भी हैंडल किए जाते हैं। माइग्रेशन मतलब डेटा माइग्रेशन ऑटोमेटिकली हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, स्कीमा माइग्रेशन भी हैंडल हो जाते हैं। ट्रांजैक्शंस और सेशंस, ट्रांजैक्शन और सेशन का इस्तेमाल करते हो तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर ट्रांजैक्शन को JDBC में मैन्युअली क्लोज करना है, मैन्युअली ओपन करना है, कमिट्स को मैनेज करना है, सब कुछ मैन्युअली करना है। लेकिन ORM की मदद से आप सेशंस, ट्रांजैक्शंस वगैरह इन सबको ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हो, और ये बस एक एनोटेशन की मदद से सब कुछ हैंडल हो जाता है, आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक सैम्पल कोड है जो मैंने लिखा हुआ है, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पर, और ये मैंने JDBC की मदद से किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कनेक्शन ले लिया डेटाबेस का, URL, यूज़र और पासवर्ड की मदद से, और फिर मैंने ऑटो कमिट को डिसेबल कर दिया है, ये मैंने मैन्युअली किया है। फिर मैंने इंसर्ट किया ऑर्डर को, फिर ऑर्डर आइटम को इंसर्ट किया है, और फिर जो ट्रांजैक्शंस मैंने किए 2 उनको कमिट किया है। और अगर कमिट नहीं होता है, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आ जाती है तो एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में मैंने पूरा जो चीज़ें हैं, पूरा जो ऑपरेशन उसको रोल बैक भी किया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमिट, रोल बैक, ट्रांजैक्शन, ये सब मैन्युअली मैनेज कर रहा हूँ। इसमें कुछ गलती हो गई अगर मेरे से, तो वो डेवलपर की गलती है। तो यहाँ पर मेरा ध्यान जो है वो बिजनेस लॉजिक से हटकर जो मैनेजमेंट है चीज़ों की, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, उस पर मेरा ध्यान ज़्यादा आ जाता है।
लेकिन अगर आप ORM का इस्तेमाल करते हो तो आपको सिर्फ एक एनोटेशन यूज करना है, आपको जस्ट जावा को बताना है कि ये जो कोड है ये चाहता हूँ मैं ट्रांजैक्शन में रन हूँ बस। बाकी ऑटो कमिट कब होना है, रोल बैक कब होना है, कमिट कब होना है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हाइबरनेट ORM मैनेज कर लेगा और आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आपको ये आपका ध्यान इन सारी चीज़ों पर तो होगा ही नहीं। सबसे पहली बात आपका ध्यान होगा बिजनेस लॉजिक पर, एप्लीकेशंस को इम्प्रूव करने पर, और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो ORM टूल खुद ब खुद ही हैंडल कर लेगा। तो ये है डिफरेंस ORM के बिना और ORM के साथ। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी क्लियर रहा, क्योंकि ये सबसे इन डेप्थ और क्लियर एक्सप्लेनेशन है। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए डाउन द लाइन तो आप JPA वगैरह इस्तेमाल करोगे अगर आप जावा डेवलपर के रोड मैप पर हो, जावा बैकएंड डेवलपर, एडवांस डेवलपर, स्प्रिंग बूट डेवलपर, माइक्रो सर्विसेज डेवलपर बनना है आपको, तो ये सारी चीज़ें तो वैसे भी आप आगे यूज़ करने वाले हो। लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करती है, ठीक है, ये किन चीज़ों को ऑटोमेट करती है, पहले कैसे काम होता था, तो मैन्युअली अगर आप करते हो तो क्या क्या करना होगा, तो ये किन चीज़ों को मास्क कर देता है, ये चीज़ों को मास्क कर देता है। देखिए मैंने आपको जो कोड दिखाया उसमें जो भी ऑपरेशन है वो खुद ब खुद ORM कर लेता है। आप डायरेक्टली ORM का अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि ORM आपकी लाइफ कैसे ईजी कर रहा है और बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये समझना भी ज़रूरी है इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट से। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक लॉन्ग टर्म डेवलपर बनने में ये हेल्प कर रहा है और ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल रहा। हाइबरनेट आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइबरनेट के बारे में आप जब भी बात करते हो तो आपको ये सारे जो टर्म्स है वो काफ़ी बार सुनाई देंगे। देखिए तो सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो एंटिटी के बारे में बात करूंगा। अब एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी एक जावा क्लास है और कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसी जावा क्लास है जिसको आप एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने क्लास डिफाइन कर ली, एग्जाम्पल के तौर पे यूजर क्लास। आप चाहते हो ये जो क्लास है ये ट्रांसलेट हो जाए ऐसे के ऐसे यूजर टेबल में, डेटाबेस में। तो आप क्या करोगे, उस क्लास को डिफाइन कर दोगे एज ए एंटिटी। डिफाइन करना एज एन एंटिटी मतलब एक एनोटेशन लगाना है बस, एंटिटी एनोटेशन। और हाइबरनेट को, जावा को ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लास है ये डेटाबेस में ट्रांसलेट होनी चाहिए। तो जो भी फील्ड आपने क्लास में डिफाइन किए वो एज अ कॉलम सेव हो गए डेटाबेस में, और टेबल का वैसे स्ट्रक्चर बनेगा। और जो भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे और अगर उसको सेव करोगे तो वो एज अ रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए डेटाबेस में, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंटिटी। अब आगे कॉन्फ़िगरेशन और मैपिंग फाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन और मैपिंग फाइल्स हमें मदद करती है डिफाइन करने के लिए डेटाबेस कनेक्शन और एंटिटी मैपिंग्स, ठीक है। फिर आता है सेशन फैक्ट्री। अब सेशन फैक्ट्री क्या है? सेशन फैक्ट्री एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डेटाबेस कनेक्शंस को मैनेज करता है और डेटाबेस की जो सेशंस है वो क्रिएट करता है। और जो सेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो सेशन अगला कंपोनेंट है जो कि है एक कनेक्शन, आप मान सकते हो एक सेशन जो कि डेटाबेस के साथ है, जिसके जरिए आप सारे डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन एक ऐसी चीज़ है, एक यूनिट ऑफ वर्क है। तो अगर आपको मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं डेटाबेस में तो आप उसको ग्रुप कर सकते हो एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क में, और इसमें कमिट और रोल बैक भी मैनेज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये पूरा यूनिट ऑफ वर्क एक साथ हो और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसमें से कोई भी ऑपरेशन होना नहीं चाहिए। तो एज अ ट्रांजैक्शन अगर आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन कंपोनेंट काम में आता है। फिर आता है परसिस्टेंस कंटेक्स्ट। तो परसिस्टेंस कंटेक्स्ट क्या है? परसिस्टेंस कंटेक्स्ट एक हिसाब से आप समझ सकते हो एक मेमोरी है, ठीक है। एक हिसाब से आप एक मेमोरी है जो कि ट्रैक करता है, सिंक्रोनाइज करता है, जो एंटिटीज़ है वगैरह आपने जो क्रिएट की हुई है उसको सिंक्रोनाइज करता है डेटाबेस के साथ। और एक सेकेंड लेवल कैश भी है यहाँ पर, ठीक है, जो कि शेयर्ड कैश होती है, ओके, अक्रॉस ऑल द सेशंस। ये परफॉर्मेंस के लिए रहती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करके आपको परसिस्टेंस कंटेक्स्ट ये टर्म काफ़ी बार सुनाई देगा। ये एक तरीके का कैश है। तो अगर आप कोई रिकॉर्ड को लोड करते हो डेटाबेस से हाइबरनेट के थ्रू, तो परसिस्टेंस कंटेक्स्ट में अगर वो है पहले से तो वो डेटाबेस को हिट नहीं करेगा, वो परसिस्टेंस कंटेक्स्ट में से ही रिटर्न हो जाएगा। तो डेटाबेस का एक कॉल बच जाएगा। तो एक हिसाब से कैश है, ठीक है। और डेटाबेस तो एक्चुअल आपका जो स्टोरेज लेयर है वो होता है जहाँ पर आप जो डेटा है उसको स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और एक हिसाब से हाइबरनेट की आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं जहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हो, सेशन फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हो, सेशन का इस्तेमाल करते हो, ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हो, परसिस्टेंस कंटेक्स्ट का इस्तेमाल होता है, डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। और ये एक साथ काम करते हैं आपको हेल्प करने में, आपके जावा ऑब्जेक्ट्स को
मैप करने में डेटाबेस टेबल्स के साथ, और आप जो भी ऑपरेशंस करते हो, फेच, रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो सारे ऑपरेशंस इन कंपोनेंट्स की मदद से होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये पूछे जाते हैं जैसे कि परसिस्टेंस कंटेक्स्ट क्या है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। परसिस्टेंस कंटेक्स्ट क्या है, सेशन क्या होता है, मतलब किस तरीके से हाइबरनेट काम करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हाइबरनेट के साथ अब थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और देखते हैं हाइबरनेट को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और ये बेसिक जावा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आकर हाइबरनेट और डेमो इस तरीके से, और इसको जहाँ पर भी आपको बनाना है ये वहाँ पर सिलेक्टेड रखिए, और यहाँ पर मैंने मेवन सिलेक्टेड रखा है। जेडीके वर्जन आप सिलेक्ट करते हो, लेटेस्ट वर्जन या जो भी वर्जन, मैं 21 से ओके हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। आप चाहिए तो 25 पे ही सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वैसे। और यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए इसको, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। ये मेवन रिपोजिटरी है जहाँ पर आप मेवन की जो डिपेंडेंसीज है उसको ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं MySQL सर्च कर लूँगा और मुझे ये MySQL का जो जावा कनेक्टर है उसको मैं कॉपी कर लूँगा और फिर यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर ऐसे डिपेंडेंसीज टैग ऐड कर दूँगा, डिपेंडेंसीज, और ये मैंने ऐड कर दिया। और फिर दूसरी चीज़ मुझे चाहिए वो है हाइबरनेट। ठीक है, हाइबरनेट, तो हाइबरनेट को सर्च कर लूँगा। यहाँ पर हाइबरनेट को सर्च करोगे तो आपको ये हाइबरनेट ORM हाइबरनेट कोर दिखेगी, उसको क्लिक कर लेना है और ये जो फाइनल है उस पर क्लिक करेंगे हम और इसको कॉपी करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये दो जो डिपेंडेंसीज है वो हमने ऐड कर दी है। एक डिपेंडेंसी, तो ये हाइबरनेट प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, आपको चाहिए तो आप स्प्रिंग की डिपेंडेंसीज भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको इतना ही रखता हूँ मैं यहीं तक। और चाहिए तो स्प्रिंग कंटेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कंटेक्स्ट ऐसे, और यहाँ पर आ जाते हैं और इस पर ये स्प्रिंग को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जब भी आप मेवन की जो फाइल है pom.xml उसमें कोई चेंज करते हो तो आपको यहाँ पर रिलोड मेवन चेंजेस का ऑप्शन आता है, जिसके ज़रिए वो सारी डिपेंडेंसीज को लोकली फेच कर लेता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमने हाइबरनेट तो डिफाइन कर लिया, लेकिन हमें अब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम ये बता पाए जावा को कि हमारा डेटाबेस कहाँ है, उसको कैसे कनेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर रिसोर्सेज में आना है आपको और एक नई फाइल बनानी है और यहाँ पर कहना है ये फाइल का नाम है hibernate.cfg.xml इस तरीके से। ठीक है, डोंट आस्क अगेन। तो ये जो फाइल है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें कुछ XML लगेगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये XML को पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये XML फाइल आपको गिटहब से मिल जाएगी, या आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो गिटहब से भी मिल जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी ये जो ओपनिंग है हाइबरनेट की, ये हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल का सिंटैक्स है, यहाँ से स्टार्ट होता है XML वर्जन। फिर ये सेशन फैक्ट्री हमने यहाँ पर बना ली है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, और फिर यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको हमने डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ड्राइवर की क्लास, तो कौन सी क्लास को लोड करना है, तो MySQL की क्लास को लोड करना है। डेटाबेस लोकेटेड कहाँ पे, तो देखिए मैंने ये डेटाबेस की URL यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, ये पूरी डेटाबेस की URL, मेरा डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड ये भी मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर मैंने कुछ और सेटिंग्स एडिशनल ऐड किए हाइबरनेट रिलेटेड। तो देखिए ये तो डेटाबेस कनेक्शन रिलेटेड सेटिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और सेटिंग्स ऐड कर दिए जो कि हाइबरनेट रिलेटेड, जैसे कि हाइबरनेट की जो डायलेक्ट है, क्वेरी की डायलेक्ट। देखिए अलग अलग डेटाबेस अलग अलग तरह की क्वेरीज जनरेट करते हैं, ओवरऑल सिंटैक्स तो सेम ही होता है, लेकिन देखिए कभी कभी PostgreSQL और MySQL में कुछ क्वेरीज में डिफरेंस होता है, कुछ सिंटैक्स में डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस वेंडर्स जो है उनके अलग है। ठीक है, आप मार्केट में Oracle ले लोगे तो Oracle में भी कुछ क्वेरीज, सारी क्वेरीज वैसे सेम ही होती है, लेकिन कुछ क्वेरीज में कहीं कहीं सिंटैक्स में डिफरेंस होता है। तो
हम MySQL यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट MySQL का इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्वेरीज जो है वो MySQL के हिसाब से जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, DDL ऑटो को मैंने अपडेट मेंशन किया है, तो अगर स्कीमा में कोई चेंज होता है, ठीक है, तो अपडेट कर देगा वो डेटाबेस टेबल्स को। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये मेंशन नहीं करोगे तो वो जो डिफॉल्ट है वो करेगा। शो सीक्वल का मतलब ये सारी SQL क्वेरीज जो जनरेट होगी उसे ये कंसोल पे प्रिंट कर देगा। ये हमें बिहाइंड द सीन्स अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, और जो SQL प्रिंट होगी कंसोल पर उसको ये फॉर्मेट कर देगा। जो कंसोल पे प्रिंट होगी वो ऐसा नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट होगी, लेकिन फॉर्मेटेड तरीके से, रीडेबल तरीके से प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी हाइबरनेट की एक्स्ट्रा सेटिंग्स है जिसको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो इतना काम हो चुका है। ठीक है, हमने थोड़ी प्रॉपर्टीज और कॉन्फ़िगरेशन कर ली है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप ये XML फाइल जो है, इसमें आपकी जो डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स है, जैसे कि डेमो DB के बजाय कुछ और अगर आपको क्रिएट करना है, कोई और डेटाबेस है, तो वो आप सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊँगा जिसका नाम है हाइबरनेट यूटिल। तो ये क्या करेगा, हाइबरनेट की एक हिसाब से सेशन फैक्ट्री है उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये ऐसी एक क्लास है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री। ठीक है, ये हाइबरनेट से आ रहा है सेशन फैक्ट्री, और ये क्या करने वाला है, ये एक सेशन फैक्ट्री क्रिएट कर रहा है पूरी की पूरी एप्लीकेशन के लिए। और सेशन फैक्ट्री जो है ये एक हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, मैं ये भी कहूँगा कि ये क्रिएट करने के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, यानी कि थोड़ा हैवी होता है। तो इसको एक हिसाब से एक ही रखते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये क्लास लोड होती है तो एक स्टैटिक ब्लॉक मैंने डिफाइन कर लिया है। तो आप जावा में स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करते हो अगर, तो स्टैटिक ब्लॉक में जो भी कोड आप लिखते हो, ये क्लास जब लोड होती है मेमोरी में तब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जब भी क्लास लोड होगी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है स्टैटिक ब्लॉक में। ठीक है, और अगर आप स्टैटिक अगर किसी वेरिएबल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हो तो उसको आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए रेफर कर सकते हो। तो स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इस्तेमाल होता है, और स्टैटिक के ऐसे ब्लॉक्स भी बना सकते हो। तो मैंने स्टैटिक ब्लॉक बना लिया है, और ये इसीलिए बनाया है ताकि जब भी क्लास लोड हो तो मैं सेशन फैक्ट्री को बिल्ड कर दूं, सेशन फैक्ट्री को इनिशियलाइज कर दूं और सेशन फैक्ट्री को तैयार कर दूं, ताकि वो कहीं पर भी हमारे एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने के लायक रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ट्राई ब्लॉक क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर कहूँगा सेशन फैक्ट्री, और यहाँ पर एक नई कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन। और ये देखिए hibernate.cfg से आ रही है ये। ठीक है, और इसको मैं कहूँगा .configure, और यहाँ पर लिखूँगा जो हमारे रिसोर्स का नाम है hibernate.cfg.xml, hibernate configuration.xml। ये फाइल हमने डिफाइन की है यहाँ पर रिसोर्सेस में। तो इस फाइल को मैंने रेफर कर लिया यहाँ पर, और मैं कहूँगा add annotated class। ठीक है, add annotated class over here, और ये annotated class, और यहाँ पर क्लास का नाम आएगा। तो जो क्लास है जिसको मैं एक एंटिटी के तौर पे रजिस्टर करना चाहता हूँ वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा आएंगे। क्लास तो अभी मैंने बनाई नहीं है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, तो एक हिसाब से मैंने सेशन फैक्ट्री को बना दिया एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट की मदद से। तो पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बनाया और वहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन को लोड किया, और फिर एक एंटिटी रजिस्टर करूँगा मैं, और फिर मैंने एक सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर दिया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्फ़िगर करने से क्या होता है, ये इससे करने से जो सेटिंग्स है वो लोड हो जाती है, और इसमें आपको पता है हमने क्या डिफाइन किया है। हमने सारी सेटिंग्स, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, ये सारे उसमें मेंशन किए हैं। एनोटेटेड क्लासेस, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हो, जो एंटिटी क्लासेस है उसको रजिस्टर कर सकते हो, ताकि हाइबरनेट को पता हो कि अच्छा ये क्लासेस है जो लोड होनी है। और फाइनली हमने सेशन फैक्ट्री को बिल्ड किया है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक हिसाब से कैच ब्लॉक ऐड कर देता हूँ, कैच ब्लॉक ऐड कर दिया, और फिर e.print stack trace कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पर उसकी stack trace आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक क्लास डिफाइन करनी है जो कि डेटाबेस में मैप हो। देखिए हाइबरनेट एक ORM टूल है, तो वो जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल से मैप करता है, जावा क्लासेस को, जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल से मैप करता है। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसे कहूँगा यूजर क्लास हाइबरनेट। ठीक है, इस क्लास का नाम में ही हाइबरनेट लिखता हूं ताकि हमें पता हो कि अच्छा ये क्लास जो है वो मैप होने वाली है या क्रिएट हो रही है डेटाबेस में। ठीक है,
और इस क्लास में मैं कुछ फील्ड्स को डिफाइन करूँगा। तो मैं करूँगा यहाँ पर कौन सी फील्ड्स को डिफाइन करना चाहिए, तो चलिए प्राइवेट इंट आईडी, एक हिसाब से इंटीजर नहीं, इसको लॉन्ग ले लेते हैं ताकि इसकी साइज जो है बड़ी हो, ठीक है। दूसरा प्राइवेट नेम इस तरीके से, और प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना भूल गया हूँ। तो बस इतनी सिंपल क्लास रखते हैं, ज़्यादा कुछ तामझाम इसमें करेंगे नहीं, ठीक है। और ईमेल भी एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दो ही फील्ड्स, एक ही फील्ड एक्चुअली उससे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ एनोटेशंस ऐड कर दूंगा। देखिए, मुझे अभी बताना है हाइबरनेट को कि ये क्लास है वो एंटिटी क्लास है, तो मैं एक एनोटेशन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, जो कि है जकार्ता परसिस्टेंस पैकेज से आ रही है, ठीक है। जकार्ता परसिस्टेंस आपको पता होगा, JPA, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। जकार्ता परसिस्टेंस ये उससे आ रहा है। और फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा IT, और फिर यहाँ पर लिख दूंगा ठीक है, इसको ID मार्क किया है मैंने, और यहाँ पर इसको देखिए जनरेटेड वैल्यू भी लिख दूंगा। तो ये सारे जो एनोटेशंस है, देखिए ये एनोटेशंस थोड़े नए लगेंगे आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ ये है क्या, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्लास है इसको एज एन एंटिटी मार्क कर दो, और ये जो ID है उसको ऑटो जनरेट कर दो। ये मैं कह रहा हूँ, ये ID मतलब ये प्राइमरी की मैं चाहता हूँ, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है इस क्लास का, और इसकी जो आइडेंटिटी है यानी इसकी जो वैल्यू है वो ऑटो जनरेट होनी चाहिए, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी के लिए तो इसको हटा सकते हैं हम, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। आइडियली एरर आनी चाहिए क्योंकि ये क्लास में ID मेंशन नहीं है, बट अभी के लिए कमेंट करता हूँ, एरर आने देते हैं और फिर इसको फिक्स करेंगे, चलिए उसमें भी मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगा यूज़र क्लास हाइबरनेट डॉट क्लास, ठीक है। तो मैंने क्लास को रजिस्टर भी कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं एक मेन मेथड की मदद से एक सेशन क्रिएट करूँगा, ठीक है। और फिर जो डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन है वो करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइबरनेट डेमो मेन, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर डिफाइन करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर डिफाइन करूँगा सेशन इज इक्वल टू हाइबरनेट यूटिल, अच्छा हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर दिया। और इसको रिमूव अनयूज इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मेथड है वो डिफाइंड नहीं है, तो ये मेथड क्या करने वाला है, हमें एक हाइबरनेट का जो है वो सेशन देगा। तो मैं उस मेथड को भी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड का काम बस ये रहेगा कि ये फैक्ट्री ऑब्जेक्ट में से करंट सेशन मुझे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा रिटर्न सेशन फैक्ट्री डॉट गेट करंट सेशन, ऐसे, ठीक है। तो ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, ये हमें सेशन मिल गया। अब इस सेशन की मदद से हम क्या करेंगे, हम जो है डेटाबेस से इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ट्राई ब्लॉक, और फिर यहाँ पर मैं कहूँगा यूज़र क्लास हाइबरनेट, यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र क्लास हाइबरनेट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, लिख देता हूँ एलिस, और यहाँ पर ID लिख देता हूँ 1, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बन गया, एरर अब चली जानी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग है तो इसको 1L लिख देंगे, और चीज़ें सॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर कैच ब्लॉक नहीं है, तो कैच एक्सेप्शन E ऐसे मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेशन डॉट, अब देखिए सेशन की मदद से हमें क्या करना है, सेशन की मदद से हमें जो है एक ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उसको हमें सेव करना है डेटाबेस में सेशन की मदद से। सेशन की मदद से क्यों, क्योंकि ये सेशन एक कनेक्शन है टू द डेटाबेस, ये सेशन एक कनेक्शन है टू द डेटाबेस, ठीक है। अभी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा टूटा फूटा समझ में आ रहा है, तो दैट्स फाइन, मैं इसको फिर से एक और बार फ्रॉम स्टार्ट रिवाइज करूंगा एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेशन है मेरे पास, डेटाबेस का सेशन है, कनेक्शन सेशन, ठीक है। डेटाबेस का कनेक्शन सेशन किसने क्रिएट किया है, यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर सेशन फैक्ट्री में ये सेशन क्रिएट हुआ है,
ठीक है, आप देख पा रहे हो सेशन फैक्ट्री से हमें सेशन मिल रहा है, और सेशन फैक्ट्री कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से, जिसमें सारे डेटाबेस की प्रॉपर्टीज, डेटाबेस कहाँ है वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमने सेशन लिया। अब मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया, सेशन डॉट परसिस्ट। तो देखिए अगर मुझे कुछ सेव करना है डेटाबेस में तो मैं सेशन ऑब्जेक्ट में परसिस्ट को इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा यूजर, यूजर के ऑब्जेक्ट है उसको सेव कर रहा हूं मैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने पहले कहा था कि जीपीए में ऐसे सेव करते हैं, ठीक है, जीपीए में इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, सेव मेथड को, लेकिन आप इसको क्यों यूज कर रहे हो। तो देखिए अभी हाइबरनेट पे है हम, ठीक है, पूरी की पूरी तरह स्प्रिंग बूट जीपीए पे आई नहीं है, तो थोड़ा धीरज रखिएगा, ये किस तरीके से बिहाइंड द सीन्स चल रहा है मैं आपको दिखाऊं। सेशन परसिस्ट यूजर और फिर सेशन डॉट गेट ट्रांजैक्शन, ठीक है, डॉट कमिट, इस तरीके से। तो ये ट्रांजैक्शन को मैंने कमिट कर दिया, और यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट आउट डॉट सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूजर सेव्ड, और इसकी आईडी जो है यूजर डॉट गेट आईडी। अच्छा, ये गेटर सेटर भी नहीं है हमारे पास, तो ये गेटर सेटर लगेंगे हमें। तो यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर गेटर सेटर भी जनरेट कर लेते हैं। तो देखिए ये अब गेटर सेटर, क्योंकि ताकि हम चीज़ों को गेट सेट कर पाए, तो ये हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है ये डिफाइंड है, और अभी यहाँ पर फाइनली में मैं लिखूंगा हाइबरनेट यूटिल डॉट क्लोज। अब ये क्लोज मेथड डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो क्लोज मेथड क्या करेगा, ये जो सेशन फैक्ट्री है उसको क्लोज कर देगा। तो देखिए इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ स्टैटिक वॉइड, और फिर यहाँ पर क्या करेगा, सेशन फैक्ट्री डॉट क्लोज, ऑपरेशन होने के बाद सेशन फैक्ट्री को क्लोज कर देगा। इसको रन करते हैं। अब मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर बता दूं मैं आपको, इसको रन करने पर एरर्स आएंगे। एरर्स हो गए कंस्ट्रक्टर रिलेटेड, यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, आईडी डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे सारे एरर्स आएंगे और उसको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। इससे थोड़ी इंपॉर्टेंस भी समझ में आएंगी हमें चीज़ों की। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो रन हुआ, देखिए ये रन तो हुआ और एरर भी आ गई, सेशन फैक्ट्री इज नल, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसको माई सीक्वल डायलेक्ट का, अच्छा ये कुछ अलग एरर आ गई है, ये बोल रहा है क्लास जो लोड नहीं कर पा रहा है माई एसक्यूएल 8 डायलेक्ट। ठीक है, तो मुझे क्लास को थोड़ा अलग नाम, अलग क्लास लोड करनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और माई सीक्वल 8 डायलेक्ट की बजाय मैं यहाँ पर माई सीक्वल डायलेक्ट को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो ये शायद सही क्लास नेम है, तो इसको भी रन करता हूँ। ओके, अच्छा अब क्या हुआ है यहाँ पर, अच्छा देखिए, तो यहाँ पर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मॉडल यूज़र, अच्छा ये यूज़र कहाँ से आ गया यहाँ पर, तो एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए। तो यहाँ पर हाइबरनेट कॉन्फ़िग में हमने यहाँ पर यूज़र तो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, यूज़र तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, यूज़र यूआरएल यूज़र कहीं पर भी, अच्छा ये रहा मैपिंग एंटिटी क्लास, ये यूज़र यहाँ पर मेंशनड है, तो ये इसकी हमें ज़रूरत तो है। तो ये जो मैपिंग है इसको मैं हटा देता हूँ। आइडली यहाँ पर होना चाहिए यूज़र क्लास हाइबरनेट, ये जो हमारी क्लास की नाम है वो यहाँ पर होना चाहिए, और जो पैकेज में वो लोकेटेड है वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखते हैं ये इसके बिना रन होता है क्या। ठीक है, ये फिर से एरर आ रहा है, सेशन फैक्ट्री इज़ नल, और अभी इसका एरर क्या है, हैज़ नो आइडेंटिफायर। अच्छा देखिए ये एरर आ गई, तो ये एरर एक्सपेक्टेड थी। ये क्या कह रहा है कि देखिए आपने इस क्लास को, आप ये बोल रहे हो मुझे कि ये जो क्लास है इसको मैप कर दो डेटाबेस में। ठीक है, आप कैसे कह रहे हो, ये कह रहे हो एंटिटी एनोटेशन की मदद से, ये जेपीए है। ठीक है, ये जेपीए का स्पेसिफिकेशन है, देखिए जकार्ता परसिस्टेंस पैकेज से आ रहा है, जो कि जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई, जो कि जेपीए। ठीक है, तो जेपीए डिक्टेट कर रहा है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, और कर कौन रहा है, हाइबरनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा है कि ये जो क्लास है इसको परसिस्ट कर दो डेटाबेस में, ये एक डेटाबेस टेबल है। ठीक है, तो परसिस्ट कर दो ये बोलने के लिए आपने बस एक एनोटेशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर आपने एक प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है। तो होता क्या है, देखिए ये रूल है यहाँ पर, क्लास एवरी एंटिटी क्लास मस्ट डिक्लेयर और इनहेरिट एटलीस्ट वन आईडी और एम्बेडेड आईडी प्रॉपर्टी। तो एटलीस्ट एक यूनिक आइडेंटिफायर डिफाइन होनी जरूरी है। तो चलिए मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आईडी की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिक आइडेंटिफायर है इस क्लास का, ये जरूरी है। और मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सिर्फ एनोटेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ नए एनोटेशन भी सीखने मिल रहे हैं आपको। इसको रन कर रहा हूँ अब,
अब देखिए मुझे फिर से एरर आ गया, नो करंट सेशन कंटेक्स्ट डिफाइंड। अच्छा देखिए हाइबरनेट की क्वेरी तो जनरेट हो गई है, लेकिन यहाँ पर दूसरी एरर आई है। यहाँ पर ये सब तो डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई है यहाँ पर शायद। अच्छा ये सारी वार्निंग्स प्रिंट हुई है, ये डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई है, और यहाँ पर ये देखिए डेटाबेस का जो क्वेरी है वो भी जनरेट हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई है। तो एक्सेप्शन ये आई है कि जो करंट सेशन है वो मिला नहीं है। अब ये करंट सेशन क्यों नहीं मिला है ये थोड़ी देखने की ज़रूरत है। तो पब्लिक क्लास और स्टैटिक सेशन फैक्ट्री हमने बनाई है, ये सब तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्वेरी जनरेट हुई है, इसका मतलब टेबल तो क्रिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आके पहले टेबल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस तो ओपन है, टेबल क्रिएटेड है। तो देखिए टेबल क्रिएटेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल क्रिएटेड है, लेकिन जो आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाया है। तो बेसिकली कोड कहाँ पर एरर दे रहा है, कोड यहाँ पर एरर दे रहा है, लाइन नंबर 5। तो यहाँ पर जब आप सेशन क्रिएट करने जा रहे हो तब ये दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए मैं एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ये जो है ये करंट सेशन की जो कंटेक्स्ट क्लास है वो डिफाइन कर रही है थ्रेड। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहने वाला है, ये प्रॉपर्टी कहने वाला है हाइबरनेट को कि जो करंट सेशन है ये एक सेशन ऑटोमेटिकली मैनेज कर लो जो करंट थ्रेड है उस पर। ठीक है, लेकिन इसको ऐड करने से पहले मैं एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आ जाता हूँ यूजर क्लास हाइबरनेट, और मैंने नोटिस किया यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड कर देता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया और इसको रन करता हूँ, देखता हूँ अभी ये क्रिएट होगा क्या। अच्छा फिर भी एरर आ ही रही है, तो ये एरर डेफिनेटली इसकी वजह से आ रही है। तो मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या करने वाला है, ये एक सेशन पर थ्रेड ऑटोमेटिकली क्रिएट करने वाला है इस प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन के थ्रेड है उसमें एक सेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या मुझे पसंद है, तो उसको कमेंट करके उससे इशू सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ गेट करंट सेशन ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गेट, अच्छा ओपन सेशन करके तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो गेट करंट सेशन रहने देते हैं। ठीक है, चलिए इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट करके देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो इसको ऐड कर दिया मैंने, तो ये एक सेशन पर थ्रेड बना देगा, और देखिए आपको जो आउटपुट है वो मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्रिएट टेबल की क्वेरी रन नहीं हुई क्योंकि टेबल जो है वो प्रीवियस सेशन में ही क्रिएट हो चुका था, और ये हाइबरनेट ने डिटेक्ट कर लिया, और उसने क्या किया देखिए इंसर्ट क्वेरी जनरेट करके जो यूज़र है उसको सेव कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर आओगे अगर डेटाबेस पे, तो अगर रन करोगे तो देखिए आपको एक यूज़र जो है दिखना चाहिए, एलिस, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो हाइबरनेट की मदद से आपने क्या किया है, टेबल क्रिएट की है और फिर उस टेबल में एक डेटा भी इंसर्ट किया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने पहले तो सबसे पहले एक जावा प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, जिसमें हमने हाइबरनेट के रिलेटेड डिपेंडेंसीज ऐड किए। तो ये हाइबरनेट वाला प्रोजेक्ट था, इसमें हाइबरनेट की सारी डिपेंडेंसीज ऐड की और एक हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम हाइबरनेट को बता पाए कि हमारा डेटाबेस कहाँ पर है और कैसे कनेक्ट करना है डेटाबेस में। ये सारी कनेक्शंस हमने डिफाइन की है, और हाइबरनेट की कुछ सेटिंग्स होती है। ठीक है, हाइबरनेट की कुछ सेटिंग्स होती है जैसे कि कौन सा डायलेक्ट इस्तेमाल करना है, और डेटा जो है उसको कैसे अपडेट करना है। जो देखिए हाइबरनेट खुद से क्वेरीज जनरेट करता है, यहाँ पर खुद से क्वेरीज जनरेट कर रहा है हाइबरनेट। हमने जनरेट की क्वेरी? जी नहीं। क्वेरी कौन जनरेट कर रहा है? हाइबरनेट जनरेट कर रहा है। क्या हम लिख रहे हैं क्वेरी? जी नहीं। तो ये जो DLL क्वेरीज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें है इंसर्ट, क्रिएट टेबल, ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है टेबल के। ठीक है, ऑल्टर और क्रिएट टेबल वाली जो क्वेरीज होती है जो DDL लेवल में आती है SQL में, तो अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता है आपकी क्लासेस में, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज कुछ कर दिया, एक नई फील्ड ऐड कर दी, तो ये फील्ड डेटाबेस में भी ऐड होनी चाहिए। करेक्ट, ये फील्ड डेटाबेस में ऐड होनी चाहिए। तो डेटाबेस में ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिफाइन कर रहे हो इस प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज होता है एंटिटीज में, यहाँ पर क्लासेस में, वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज कर दो, अपडेट कर दो डेटाबेस में। ये इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है। ठीक है, अपडेट कर दिया हमने तो वो ऑटो अपडेट हो जाएगा वहां पर। शो सीक्वल का मतलब है, ये लॉगिंग के लिए यूज किया मैंने, ये शो सीक्वल, तो यहाँ पर SQL क्वेरीज प्रिंट होगी, और फॉर्मेट SQL का मतलब है
ये जो SQL प्रिंट हो रही है वो फॉर्मेट होके प्रिंट होगी, ठीक है। और ये मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की थी क्योंकि मुझे इशू आ रहा था, तो मैं चाह रहा था कि हाइबरनेट जो है एक सेशन डेटाबेस के साथ ऑटोमेटिकली बना दे एप्लीकेशन थ्रेड पे, तो उसके लिए मैंने ये XML ऐड की है, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी जहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की है, हाइबरनेट की सेटिंग्स डिफाइन की है कि कैसे मैं हाइबरनेट का बिहेवियर चाहता हूँ, और डेटाबेस की कनेक्शन डिटेल्स मैंने डिफाइन की, बस इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, ठीक है। फिर हाइबरनेट यूटिल डिफाइन की है जहाँ पर मैं सेशन फैक्ट्री को क्रिएट करता हूँ। सेशन फैक्ट्री की मदद से मैं एंटिटीज रजिस्टर कर रहा हूँ यहाँ पर, और कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहा हूँ यहाँ पर, और सेशन फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रहा हूँ, और सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से मैं एक सेशन का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ या एक सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ रहा हूँ मैं मेन क्लास में, और उससे पहले मैंने एक क्लास बना ली है, उस क्लास को मैंने एज ए एंटिटी मार्क किया है, ठीक है, एज ए एंटिटी। आईडी मार्क किया है। आईडी का मतलब क्या है? प्राइमरी की, एक यूनिक आइडेंटिफायर, और ये मैंडेटरी होता है। आपने देखा था अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पर एरर आ जाती है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है। और ये सारे गेटर्स सेटर्स तो मैंने डिफाइन किए हुए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इतना सब हो गया है। अब यहाँ पर मैंने देखिए इसको एंटिटी मार्क किया है और आईडी मार्क किया है। तो एंटिटी मार्क किया है तो हाइबरनेट समझ जाता है, अच्छा ये जो क्लास है इसके ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस में परसिस्ट होनी है, तो ये जो क्लास है उसका मुझे स्ट्रक्चर पहले तो डेटाबेस में बनाना होगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो क्या करता है, इसकी क्वेरी बना लेता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से। अब ये डेटाबेस, ये टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ये टेबल को मैं कर देता हूँ राइट क्लिक करके ड्रॉप, डिलीट कर दिया मैंने टेबल, ठीक है। अब टेबल है नहीं। अब मैं अगर एप्लीकेशन को रन करूंगा तो सबसे पहले ये टेबल को क्रिएट करेगा। अब देखिएगा, देखिए सबसे पहले उसने टेबल को क्रिएट किया। ये टेबल को क्यों क्रिएट किया? क्योंकि मैंने इसे एंटिटी मार्क कर रखा है, टेबल जरूरी होगा, करेक्ट। तो ये देखिए टेबल की क्वेरी भी ऑटोमेटिकली हुई है। आईडी बिग इंटीजर, नॉट नल, नेम वैरकेर 255, प्राइमरी की है आईडी फील्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी को डिफाइन किया है एज अ प्राइमरी। तो मुझे सिर्फ एक एनोटेशन लिख देना है। क्या मैं यहाँ पर एसक्यूएल लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ? जी नहीं। जेडीबीसी में आप ये सब करते हो, लेकिन हाइबरनेट में ये सारी चीज़ें हाइबरनेट आसान कर देता है। ये एक्चुअली आप जेपीए इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी जेपीए बेस्ड एनोटेशंस है जिसको आप स्प्रिंग बूट में भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इसके लिए मेंशन किया क्योंकि हाइबरनेट को जेपीए समझ में आता है, हाइबरनेट अंडरस्टैंड्स जेपीए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल किया आपने। मेन में आ जाते हो तो आपने सेशन को लिया है यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपने ये सेशन बनाया एक, ठीक है। और सेशन में आपने क्या किया, यूजर के ऑब्जेक्ट को बनाकर, जो हमारी जो क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट को बनाकर उसको परसिस्ट कर दिया डेटाबेस में। और जैसे ही आप परसिस्ट करते हो तो यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी रन हो जाती है, आप देखिए। और फिर जो भी डेटा इंसर्ट हुआ है उसकी हम आईडी यहाँ पर प्रिंट करते थे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है। आपने ट्रांजैक्शन भी क्रिएट किया, ट्रांजैक्शन को कमिट भी कर दिया। ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है स्प्रिंग बूट की ओर, ठीक है। लेकिन अभी हाइबरनेट पे हम, तो कैसी चीज़ें चल रही है वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया है आपको। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो आईडी की वैल्यू है वो हम मैन्युअली पास कर रहे हैं। आप चाहते हो कि हम ये मैन्युअली पास ना करें तो आप यहाँ पर ये जनरेटेड वैल्यू और स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर दीजिए, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, ये सिंटैक्स है उसका। और यहाँ पर फिर मैं अगर इसको स्किप कर देता हूँ आईडी को, ठीक है, अब इसका ऐसा कंस्ट्रक्टर लगेगा मुझे, तो एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ जहाँ पर सिर्फ नेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्टर फिर नेम। तो देखिए ये कंस्ट्रक्टर आ गया, और अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो यूज़र इंसर्ट हो जाएगा और उसकी आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा, क्या एक्सेप्शन आ गई, फील्ड आईडी डजंट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम ये हुई है, अच्छा मैं समझ गया, could not execute, field ID does not have a default value। अच्छा, तो मुझे है ना ये टेबल को पहले ड्रॉप कर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मैंने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज किया है। एक मिनट, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आई थिंक ये टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया और इसको मैं रन कर देता हूँ। अभी भी ये इशू आता है क्या? तो ये आइडियली अब इशू नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये इशू नहीं आया अब, और यूज़र जो है वो सेव हो चुका है एक आईडी से, ठीक है, और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दूसरा यूज़र ऐड हो चुका है, उसकी आईडी 2 है। क्या हमने पास किया 2? जी नहीं, ये ऑटो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो और यहाँ पर आप देखोगे, इसको रन करोगे तो ये देखिए 2 बार एलिस इंसर्ट हुआ है क्योंकि हमने 2 बार एप्लीकेशन चलाई और आईडी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारा क्लियर है कॉन्सेप्ट हाइबरनेट का,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग के पहले कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेना चाहूँगा जो हाइबरनेट के अराउंड रिवॉल्व होते हैं और जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन कि हाइबरनेट जो है वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जेडीबीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखिए जेडीबीसी में आपको काफ़ी सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना होता है। आप जैसे कि देख पा रहे हो हम लोग क्वेरीज तो लिख ही नहीं रहे, ठीक है। तो हाइबरनेट जो है वो बॉयलर प्लेट कोड को हटा देता है और जेडीबीसी में जो आप बॉयलर प्लेट कोड लिखते थे वो यहाँ पर नहीं लिखना है और जो क्वेरीज वगैरह है सारी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और जो जावा ऑब्जेक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाते हैं डेटाबेस टेबल्स में, ठीक है, क्योंकि हाइबरनेट एक ORM है, ठीक है। तो ये है हाइबरनेट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है कंपेयर टू जेडीबीसी। अब सेशन फैक्ट्री और सेशन का रोल क्या है ये भी आपको पूछा जा सकता है। सेशन फैक्ट्री और सेशन का रोल क्या है, तो देखिए सेशन फैक्ट्री आप क्रिएट करते हो 1 पर ऐप, ठीक है, और इसका रोल होता है टू क्रिएट द सेशन और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस को होल्ड करने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। डेटाबेस रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है सेशन फैक्ट्री होल्ड करता है और सेशन जितने भी क्रिएट होते हैं वो सेशन फैक्ट्री क्रिएट करता है। और सेशंस जो है ये एक तरीके का कनेक्शन है, ये एक तरीके का सेशन है जो एस्टेब्लिश होता है डेटाबेस के साथ, ठीक है, और इसको CRUD और ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करते हैं सेशंस को। यहाँ पर हमने सेशंस को क्रिएट भी किया है सेशन फैक्ट्री की मदद से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सेशन फैक्ट्री और सेशन में। अब एक और चीज़, आप अगर कोई भी क्लास को एज एन एंटिटी डिक्लेयर करते हो यहाँ पर तो उसमें नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हाइबरनेट जो है रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट पहले बना लेता है जब एप्लीकेशन लोड होती है, तो वो पहले देखता है कि एंटिटीज कितनी है इस एप्लीकेशन में, क्योंकि उसे टेबल बनानी होगी, करेक्ट। तो ये क्लास को पहले ही लोड कर लेता है और उसका एक ऑब्जेक्ट पहले ही इन मेमोरी बना लेता है जिसके लिए उसे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये हाइबरनेट करता है और इसीलिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी है अगर आप हाइबरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो, ठीक है। और जेपीए और हाइबरनेट में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जेपीए एक हिसाब से स्पेसिफिकेशंस है, उसमें आपको सिर्फ एनोटेशंस मिलेंगे। तो ये सारे जो एनोटेशंस आ रहे हैं ये जीपीए से आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो जकार्ता परसिस्टेंस से आ रहे हैं। जकार्ता परसिस्टेंस पैकेज का मतलब है जीपीए, ठीक है। तो जेपीए के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस है जिसके जरिए आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। मेंशन मतलब मैं चाहता हूँ कि ये क्लास डेटाबेस में परसिस्ट हो जाए, तो ठीक है जेपीए का इस्तेमाल करके एनोटेशन यूज लगा लो, एंटिटी ये परसिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जेपीए परसिस्ट कर रहा है जी नहीं, जेपीए सिर्फ एनोटेशन दे रहा है, स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफाई करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मतलब रूल्स हमें ये एनोटेशंस दे रहा है, इसकी मदद से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ कहाँ चाहिए और फिर इन एनोटेशंस को देखकर हाइबरनेट एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या उसको जो भी करना है वो कर रहा है। तो हाइबरनेट आप कह सकते हो एक हिसाब से जीपीए का इम्प्लीमेंटेशन है जो ORM फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपने जीपीए की मदद से बता दिया ये एंटिटी है, इसकी वैल्यू ऑटो जनरेट होनी है और ये आईडी है, इतना बता दिया जीपीए की मदद से। अब जेपीए ये सारा चीज़ डेटाबेस में नहीं करेगा, हाइबरनेट आएगा, अच्छा देखेगा ये सारी जीपीए एंटिटीज़ है इस तरीके से, तो अब ये इसको इस्तेमाल करेगा डेटाबेस में और इसको अपडेट करेगा इस तरीके से, इसकी क्वेरीज वगैरह जनरेट होगी। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो क्वेरीज भी जनरेट हुई थी वो उसी तरीके से हुई थी। अच्छा यहाँ पर क्रिएट टेबल की क्वेरी नहीं है लेकिन उसी तरीके से हुई थी जैसे आपने डेफिनेशन दी थी, ठीक है। आईडी लिखा था तो प्राइमरी की आ गई थी क्वेरी में। ये सारी चीज़ें जीपीए करता है। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा और इंसाइटफुल भी। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट, ये कंटेंट जो भी मैं पुश कर रहा हूँ ये आपको वैल्यूएबल लगता है, ये वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको, तो आप मेरे जो पेड कोर्सेज है उसको भी चेक कीजिएगा। अब पेड कोर्सेज का नाम सुनकर थोड़ा बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, पेड कोर्सेज मतलब ये 8-10 हज़ार का कोर्स नहीं है। ये यूडेमी पे बेचा जाता है कोर्स, यूडेमी पे अवेलेबल है, ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई यूडेमी बिजनेस अकाउंट है तो देखिए ये जो कोर्स है यूडेमी बिजनेस में इंक्लूडेड है, और अगर यूडेमी बिजनेस अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक लोएस्ट प्राइस कूपन दे देता हूँ यहाँ पर इस वेबसाइट पर। तो एनरोल बटन पर क्लिक करके आप यूडेमी पे चले जाते हो और देखिए इस कोर्स की प्राइस क्या है, ठीक है। तो 600 से 300 के बीच में ये 600 से 400 के बीच में ये कोर्स बिकता है, कभी कभी प्राइस 700 भी चली जाती है, डिपेंड करता है। यूडेमी इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं कोर्स की बात करता हूँ, ठीक है। ये तो प्राइसिंग की बात थी, एक्सपेंसिव नहीं है कोर्स अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो, क्योंकि जॉब आपको जो मिलती है
लर्न करने के बाद, जो स्किल्स अक्वायर करते हो, उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वो इससे कई गुना ज़्यादा आपको पे करती है, ठीक है। और ये कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी, आप रेटिंग्स देख सकते हो, ठीक है, रेटिंग्स देख सकते हो, काफ़ी सारे लर्नर्स ने ऑलरेडी इस कोर्स को लिया हुआ है। और इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ, देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट जो देख रहे हो, ये यूनिक तो है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है या आप सेम चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप जो चैलेंजेस फेस करोगे, रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम विद फुल स्टैक फ्रंट एंड, ठीक है, और काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। और ये कोर्स टोटल आप देखोगे तो 88 आवर्स का है, लगभग 90 घंटे का, ठीक है। और पिछले 6 महीनों में 10 बार अपडेट हो चुका है ये कोर्स, 10 बार। जो लर्नर्स इसमें एनरोल्ड है इनको ये बात पता है। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल है और एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बेस्ट सेलर है, क्योंकि हम इसको काफ़ी मैं जो इस कोर्स पर ध्यान देता हूँ, काफ़ी ध्यान देता हूँ और हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तो इसीलिए ये बेस्ट सेलर है और लोगों ने इसमें ट्रस्ट रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं कोर्स करिकुलम पे, इसमें क्या क्या कवर्ड है। देखिए, आप करिकुलम देखेंगे तो इसमें तो पहले तो बैकएंड पहले बनेंगे प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स का। तो इसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो काफ़ी यूनिक चैलेंजेस है जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में फेस की जाती है, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा आपको रिएक्ट नहीं आती क्योंकि फ्रंट एंड बनाएंगे हम लोग, आपको रिएक्ट नहीं आती तो रिएक्ट भी इंक्लूडेड है। आपको जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है। आप पूरा सीखिए, देखिए रिएक्ट इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, बेसिक्स, बिगनर्स, एडवांस, और यहाँ पर फिर हम फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। इसके ये सीखने के बाद ये सारी चीज़ें रिडक्स की मदद से हम जो है इसका फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड बनाएंगे। इसमें देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो आउटकम ये है कि आप एक पूरा आपकी फ्रंट एंड विथ API को डिप्लॉय करो, ठीक है। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स एडमिन पैनल भी इंक्लूड किया गया है, एडमिन पैनल और सेलर पैनल, जिसके जरिए आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकते हो फ्रंट एंड पे। तो इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो लर्निंग्स आपको मिलेगी ये काफ़ी यूनिक मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है और सेम ही कोर्स है, सेम ही कंटेंट है, ऐसा नहीं है। इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ये उसका रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो। देखिए, ये इसका प्रोजेक्ट डेमो भी है, आप प्रोजेक्ट डेमो भी अच्छे से देख सकते हो ये पूरी तरीके से कि आप क्या बनाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरा डेमो दे देता हूँ। देखिए, स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर हो गया। तो इसमें पेमेंट वगैरह सब कुछ है, पेमेंट गेटवे आप देख सकते हो, पूरा के पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है। और इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, रिव्यूज़ भी छुपे नहीं है और रिव्यूज़ पब्लिकली होस्टेड है। मेरी वेबसाइट पे रिव्यूज़ नहीं है। देखिए, अगर मेरी वेबसाइट पे होता, नॉर्मली क्या होता है वेबसाइट पे लोग है ना, रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ भी देखने मिलते हैं लोगों को, लेकिन ये रिव्यूज़ है कोई एक्सटर्नल साइट पे, यूडेमी पर, जो कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ खरीदे हुए नहीं है, ये एक्चुअल रिव्यूज़ है जो लोगों ने डाले हैं। तो ये एक कोर्स है मेरा। दूसरा कोर्स है मेरा माइक्रो सर्विसेज का। ये माइक्रो सर्विसेज का कोर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बनाते हो, ये प्रोजेक्ट लेड कोर्सेज है, ठीक है। ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बनाते हो पूरा फुल स्टैक, उसके बाद आप माइक्रो सर्विस की ओर जा सकते हो, जहाँ पर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को लेकर माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेटिस, सब कुछ इंक्लूडेड है। फुल प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिट्स भी काफ़ी है इस कोर्स के, देखिए। और बेनिफिट्स ये है कि आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री इंटेलिजे प्रो एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। और फ्यूचर अपडेट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन ये कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज मेरे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे जब मैं लर्निंग कर रहा था। लेकिन आज काफ़ी लर्नर्स को ये कोर्स के बाद हेल्प हो जाती है, ठीक है। वो लोग प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, हम कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं बनाते इसमें। ये एडवांस प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनते हैं। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, सब कुछ हम लोग डालेंगे। और ई कॉमर्स में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस करेंगे। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज है, जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी और डेटा GPA, ये सारी। और आप है ना रोड मैप भी देख सकते हो, यहाँ पर ये रोड मैप है। तो रोड मैप के इस पेज पर आ जाओगे, faisalmemon.com/roadmap। तो ये आपको रोड मैप बताएगा पूरा के पूरा कि आपको ये जो कोर्सेज है किस ऑर्डर में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। और लोएस्ट प्राइस कोर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एक कूपन डाल के रखूँ,
ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव कोर्सेज वो यहाँ पर आए और इसको ले सके। देखिए जो नॉलेज आपको मिलता है ये काफ़ी लो प्राइस पे मिलता है और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये फ्री कंटेंट जनरेट करने में रेवेन्यू जाता है और इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको चेकआउट करेंगे एक बार। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हम ऐसे तो फ्री कंटेंट वैसे लाते ही रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब और यूट्यूब पे तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू।